नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे सब्जेक्ट साइंस के। फ्रेंड्स, यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, इसलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। सो वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस रेड बटन को क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसको एक ज़रा उदाहरण से समझ लेंगे। ये मान लीजिए एक बंद कमरा है, इसमें ये आप खड़े हैं जो कि आप हैं ध्वनि स्रोत, और सामने जो दीवार है ये कहलाएगी परावर्तन सतह। तो आपके और दीवार के बीच में लगभग कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए कि आपको स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई दे। तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 17 मीटर। जब आपके और दीवार के बीच में लगभग 17 मीटर की दूरी होगी, तभी आप जो बोलेंगे उसके स्पष्ट आपको प्रतिध्वनि आपके कानों में सुनाई देगी। इसलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लगभग 17 मीटर। आशा करते हैं ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। तो दोस्तों, आपको पता है कि मानव रक्त जो है दो भागों को मिला के बनता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं दोस्तों तीन भागों में विभाजित होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे बात वो प्लाज्मा की कर रहा है कि प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है रक्त में। तो इसका राइट आंसर होगा 55 से 60%। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा है ये देखिए 55% यहाँ पे दिखा रहा है। तो वहाँ पे 55 से 60% हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्लाज्मा के बाद जो है आरबीसी सबसे ज़्यादा पाया जाता है 41%। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी 4% और फिर सबसे कम पाया जाता है प्लेटलेट्स। आशा करते हैं ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह घटना किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि लोहे की जो एक छोटी गोली है उसको पानी में डालो तो डूब जाती है, लेकिन जहाज जो होता है वो पानी में तैरता रहता है, क्यों। तो दोस्तों, लोहे की जो छोटी गोली का भार होता है वो उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है। तो दोस्तों, इसलिए वो सीधे जाके डूब जाती है, पानी जो है उसका भार वहन नहीं कर पाता है। लेकिन जहाज का जो भार होता है उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से कम होता है, इसलिए दोस्तों पानी में वो जो जहाज तैरता रहता है। ये सिद्धांत जो है प्लावन का सिद्धांत या उत्प्लावन बल कहलाता है, जिसे दिया था हमें ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने। देख लेते हैं दोस्तों उनका फिगर। कई बार ये पूछ लेता है कि आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीक से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दोस्तों, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसे पहली अवस्था से दूसरी में बदल के फिर से उसे पहली अवस्था में बदल लिया जाए, तो ये तो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में पहले अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल तो सकते हैं, लेकिन आप उसको दूसरी से फिर से पहले में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे बोला भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी कि उसको पहली अवस्था से दूसरी में बदलने के बाद दूसरी से फिर से उसे पहले में बदल लेना, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो हवा में चांदी के बर्तनों को काला होना, तो अगर चांदी के बर्तन एक बार काले हो गए दोस्तों तो फिर वो कभी पहले जैसे नहीं होते, यानी कि ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती जल गई दोस्तों तो आप चाहे कुछ भी कर लो फिर से अपना पहले रूप में आने वाली नहीं है, तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, अगर दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, पानी में चीनी का घुलना। अगर पानी में आपने चीनी को घोल दिया तो दोस्तों आप उस शरबत को वाष्पित करके फिर से आप चीनी को प्राप्त कर सकते हो,
यानी कि आप पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में चीनी को घोल दिया, लेकिन अब दूसरी अवस्था जो है आपकी, जब चीनी घुल गई है तो आप उसको जब वाष्पित करोगे तब ये फिर से आपकी पहली अवस्था में आ जाएगी, चीनी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, तो दोस्तों टेफ्लॉन का अणु सूत्र होता है CF2। तो देखिए आप जहाँ देख सकते हैं एक बहुलक है जिसमें होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। नीचे आप अणु सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये जिसमें आपको फ्लोरीन ये दिख रहा होगा। तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या फिर प्राकृतिक वर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक वर्ण। मशहूर जीव वैज्ञानिक डार्विन ने बताया था कि जो जीव जंतु प्रकृति के साथ अपना विकास कर लेते हैं तो वो तो प्रकृति में बने रहते हैं, लेकिन जो प्रकृति के साथ अपना परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसका विकास का जो मुख्य कारक है वो है प्राकृतिक वर्ण। जो प्रकृति के साथ साथ अपना विकास कर लेता है वो जीवित बना रहता है, इसलिए यहाँ इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक वर्ण, जो कि विकास का मुख्य कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन यानी जो ठंडा करता है, जैसे फ्रिज हो गया और जो बड़ी बड़ी फ्रिज होती हैं, तो ये खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे? जो भी हम सब्जी है, दूध है रख देते हैं फ्रिज में, तो कैसे मदद करता है? उनके जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या फिर खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। जो दोस्तों खाद्य पदार्थों में जो रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण वो रखे रखे बाहर अगर गर्मी में हो तो सड़ जाती हैं, लेकिन जब हम उनको फ्रिज में रख देते हैं तो जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं आपस में चलती रहती हैं, उनकी दर बहुत कम हो जाती है। तो जो चीज़ एक दिन में सड़ने वाली होती है, अगर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं या ठंडे स्थान में रख देते हैं तो लगभग 5-6 दिन बाद जाके सड़ती है। क्यों? क्योंकि फ्रिज में रखने से उसकी जो अंदर अभिक्रियाएं चल रही होती हैं उनकी दर बहुत ही कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की जो सूर्य से हमें किरणें प्राप्त होती हैं, उनकी अगर आपको तीव्रता मापनी है तो आपके पास होना चाहिए एक्टिनोमीटर। अन्य ऑप्शन समझ लेते हैं दोस्तों। ये जो बैरोमीटर होता है, इससे वायु दाब नापा जाता है। ये जो एनीमोमीटर है, इससे हवा की शक्ति और गति नापी जाती है दोस्तों। हवा की शक्ति यानी पावर और गति यानी मोशन लिख सकते हैं, ये नापा जाता है। ये जो क्रोनोमीटर है दोस्तों, ये जहाज में लगा रहता है, जिससे जो है उन्हें सही समय का पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा था कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है ये जहाज में लगे रहते हैं, जिससे उन्हें सही समय का पता चलता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति ज्ञात करते हैं, और बैरोमीटर से वायु दाब या हवा का दाब ज्ञात करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये एनीमोमीटर है, जो जगह जगह लगे रहते हैं, जो दिन में सूर्य से आने वाली किरणों की तीव्रता को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड्डियों में लगभग कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? दोस्तों हड्डियों को मजबूत करने के लिए उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होना चाहिए। तो लगभग कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है मानव शरीर की हड्डियों में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8%। तो दोस्तों मानव हड्डियों में जो है लगभग 8% फास्फोरस होना चाहिए। अगर इतनी मात्रा में फास्फोरस नहीं होता है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर समझी जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबक के किस भाग में चुंबकत्व नहीं होता है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, मध्य भाग में, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता होगा चुंबक इस प्रकार का होता है, तो एक भाग उसका नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो ये इन दोनों में तो होता ही है चुंबकत्व, लेकिन जो इनका मिडल का भाग होता है वहाँ पर जो है चुंबकत्व नहीं होता है।
दोस्तों ये रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे में ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा कि चुंबक के जो मध्य भाग में जो है चुंबकत्व नहीं होता है। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।